नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वह इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने गांव से अपनी शुरुआत की और आईएएस तक का सफ़र तय किया और आज एक पुस्तक लिखी है अपने जीवन पर। तो आइए स्वागत करते हैं जेपी द्विवेदी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रेरणा। और कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर। सबसे पहला सवाल कि आपकी जो पुस्तक मैंने पढ़ी है कुकड़ुक्कू जी, तो ये एक साधारण नाम तो नहीं लगता है, तो इसके पीछे सर क्या राज है, उससे हमारे जनता को बताइए, पर्दा उठाइए। प्रेरणा नाम इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जी, जो उस समय तो पता नहीं चलती थी, लेकिन अब हमें फील होता है कि ये कितनी आश्चर्यजनक ढंग से इस किताब का ये नाम पड़ गया। अच्छा। तुम तो जानती हो जुलाई महीने में स्कूल खुलता है गांव में, गांव से बच्चे, बारिश हुई रहती है नई नई, तो उसमें हम 2-3 बच्चे, गांव से थोड़ी दूर पे हमारा स्कूल था, मिडिल स्कूल, तो हम लोग जाया करते थे। तो जुलाई में जाने पर रास्ते में पीले पीले बड़े बड़े मेढक उछल रहे थे इधर से उधर जी। और शरारत बस मैंने एक मेढक को पकड़ा। अच्छा। और अपने साइड की जेब में डाल दिया। हाँ। और हाथ से उस जेब को बंद करके मैं स्कूल पहुंच गया जी। और स्कूल में जा कर के मैंने जो टीचर्स की टेबल होती है बोर्ड के नीचे, अच्छा। उसकी दराज खोल करके उस मेढक को उसमें मैंने रख दिया। अच्छा। और भूल गया। फिर जब टीचर आए तो उसी दराज में डस्टर और चाक हुआ करता था, तो टीचर ने चाक निकालने के लिए बोर्ड पर लिखने के लिए दराज खोला। हाँ। और उस दराज में से मेढक उछलकर उनकी जांघ पे गिरा और सुसु कर दिया और क्लास में कूदते हुए भागने लगा। अच्छा। टीचर तो बुरी तरह नाराज हो गए। फिर उन्होंने किसने डाला किसने रखा। मैं थोड़ा पढ़ने में होशियार था, इसलिए अच्छा। बच्चे डरते थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था और मैं क्लास का मॉनिटर था। तो टीचर ने कहा कि तुम जाओ और एक डंडा तोड़ करके ले आओ। हाँ। मैं ले आया, मॉनिटर था, और उन्होंने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और सारे की पिटाई शुरू की। हाँ। 3-4 बच्चे तो मार खाते खाते खा गए, चौथा बच्चा टूट गया और उसने कहा कि सर मैं ये तो नहीं जानता किसने मेढक रखा है। हाँ। लेकिन मैं जग्गन को देख रहा था, रास्ते में वो मेढक पकड़ रहा था। अब टीचर के लिए तो इतना काफ़ी था। फिर तो टीचर ने वो मेरे पीठ पर, मेरे कंधे पर और कितने डंडे बरसाए मुझे पता नहीं। अच्छा। और उसके बाद जो है बोलते हैं कि तुम ऐसा है बाहर जाके मुर्गा बनो। ओके। अब मुर्गा बनना तो मुझे आता नहीं था। बाद में उन्होंने एक हायर क्लास के लड़के को बुलाया। हाँ। और बोला इसको मुर्गा बनाओ। उसने मेरे हाथ पैर तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे कैसे किया, मैं 2-3 बार ज़मीन पे गिरा और उसके बाद अंत में मुर्गा बनाया। और टीचर ने कहा कि अब तुम मुर्गा बने रहो, और क्लास में वो चले गए पढ़ाने। मैं रोने लगा, आंसू गिर रहे हैं, कभी हाथ पैर फटने लगे। और थोड़ी बात जब हमसे नहीं रहा गया तो मैं चुपके से जा कर के खड़ा होकर के एक दीवार के साइड में छिप गया। इसमें एक बच्चे ने बोल दिया कि सर वो तो खड़ा हो गया जग्गन। वो टीचर दोबारा आया, उन्होंने दोबारा मुर्गा बनाया और बोला कि अब तुम मुर्गे में 10 बार कुकड़ू कूँ बोलो। अच्छा। अब इतनी हालात इतनी ख़राब थी, भीड़ लग गई, बच्चे दूसरे क्लास के आ गए और मैं तो रोता रहा, बोलता रहा। एनीवे किसी तरह मेरा जीव वहाँ से छूटा। लेकिन उसी समय मेरे मन में आ गया कि अगर संसार में कोई सबसे ताकतवर चीज़ है, हाँ।
तो मास्टर है। जब चाहो मार दो, जब चाहो मुर्गा बना दो, इतना तब। और ये चीज़ मेरे मन में उस समय ऐसी बैठ गई कि अगर अब ज़िंदगी में कुछ होना है तो मुझे इसी मिडिल स्कूल में मास्टर बनना है। तो इस किताब के लिखने की कहानी इसीलिए आई। और कुकड़ों को, और देखती होगी कि इसके ऊपर एक छोटा सा और भी दिया हुआ है जी ए मुर्गा दैट क्रैक्स IAS एग्जाम्स। जी। ये किताब का पूरा नाम है। तो इसके नाम के पीछे यही कहानी। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है, थोड़ी सी समस्या आती है, परेशान हो जाते हैं, और जैसे कि यदि वो कुछ करना चाहते हैं पर यदि वो ना हो पाए, असफल हो जाते हैं, तो आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब अचानक सारी इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं उनके लाइफ में। लेकिन और मैं उलट आपकी लाइफ देखती हूँ तो वहाँ पे इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी परेशानियों के बावजूद आप कहाँ गांव से दिल्ली जैसे शहर में आना और IAS क्रैक करना, पुस्तक लिखना, आज तक आप में इतना जज्बा है। तो इसका राज क्या है और आज के जनरेशन को आप क्या मतलब शिक्षा देना चाहेंगे, क्या उनको राह दिखाना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करे जो वो लाइफ में सफल हो और इन अवसादों से दूर रहे? हाँ। देखो बेटा, आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बच्चों की, वो शॉर्टकट में हर चीज़ चाहते हैं बिना मेहनत किए। ये किताब का जन्म ही इसी बात को लेकर हुआ। मैं जब दिल्ली में रहता था, हमारे एरिया के बच्चे आते थे, चाचा जी हमें ये चाहिए, फ़ौज में भर्ती होना, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं उनसे ये कहता था, अच्छा ठीक है, तुम रिटन पास करके आओ, इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारी कोशिश कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले ये रिटन में क्या इनके अंदर वो कुव्वत है, हाँ। मेहनत करने की क्षमता है जी। तो फिर बाद में मैंने कुछ बच्चों का जो रिस्पांस देखा वो बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ। और बाकी का तो छोड़ो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का हमें मामा मामा कहता था और आया और बोला, मामा मुझे एक सर्विस आप दिला दो, और ऐसी सर्विस दिला दो ना कि मैं 1 साल में काट के रख दूँ। मैं पहले बोला, ये काट के रख दूँ का क्या मतलब है? तो उसे कहा कि मामा आपके डिफेंस मिनिस्ट्री में रिलीजियस टीचर की वैकेंसी निकली है और आप हमें उसमें रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु बोलते हैं हम लोग। फौज में हिंदुओं के लिए एक पंडित होता है, मौलवी होता है, सरदार लोगों के लिए एक ग्रंथी होता है, पादरी होता है। तो उसने कहा कि उसकी पोस्ट निकली है पंडित की, और मैं ताज्जुब में पड़ गया उसकी बातों को सुनकर। उसने बोला, मैं अहमदाबाद कैंट में मामा जी एक मंदिर देख के आया हूँ और उस मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ता है, आप मुझे जो है रिलीजियस टीचर बना के वहीं पे हमारा पोस्टिंग करा दो और 1 साल के अंदर मैं काट के रख दूंगा। मैं भौचक्का रह गया कि आज के बच्चों की माइंड में चीज़ें क्या हैं। फिर मैंने उसको बोला, हमने कहा ये बताओ, यूनिट में जो मंदिरों में पैसे डाले जाते हैं वो तो एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में पैसे डाले जाते हैं, बॉक्स में लॉक लगा होता है और उस लॉक की की जो है वो यूनिट के कमांडर के पास होती है। तो तुम कैसे काट के रख दोगे? पैसे जो आएंगे वो तो बॉक्स में जाएंगे और चाबी नहीं होगी। बोलता, अरे मामा जी, मामा उसके लिए आप चिंता क्यों करते हो? वो मैं जब पैसा चढ़ाने लोग आएंगे तो मैं बोलूँगा, देखो जो बॉक्स में पैसे डाल रही हो उसका कुछ नहीं होगा, भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और जो भगवान के चरणों में पैसा चढ़ेगा मामा जी वो मेरा होगा। बाद में मैंने कहा कि देखिए, आज के बच्चों की मेंटलिटी, मेहनत नहीं करना है। हमने कहा कि तुम रिटन पास करके आओ, मैं इंटरव्यू का तुम्हारा करा दूंगा। लेकिन वो बोला, मामा जी अब पढ़ाई लिखाई क्या? तो मैंने, देखो प्रेरणा है क्या, अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे और किनारे से ही लौट कर चले आओगे तो तुम्हें घोंघे, छोटी मछलियाँ मिलेंगी जी। लेकिन अगर तुम्हें मोती चाहिए तो तुम्हें गहरे सागर में उतरना पड़ेगा जी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान की इच्छा से शुरू से ही ये चीज़ मेरे माइंड के अंदर पिताजी ने डाल रखी थी कि बेटा घबराना नहीं है, काम करो, रिजल्ट सोचो ही नहीं। फेल हो गए, पास हो गए। तो मैं एक घटना और छोटी बताता हूँ। 10+2 में रिजल्ट निकला और उस समय जो परिणाम निकलते थे वो न्यूज़पेपर में निकलते थे
जी। और स्कूल या कॉलेज का नाम, नीचे प्रथम श्रेणी, जी। रोल नंबर, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जी। तो आपको उस न्यूज़पेपर में अपना नंबर देखना होता था। अगर आप द्वितीय श्रेणी में नंबर है तो आप द्वितीय श्रेणी में हो, थर्ड में, तृतीय में है तृतीय में, और अगर नंबर नहीं है तो आप फेल हो। ठीक है। गांव की बात तो जानती हो, गांव में न्यूज़पेपर पर तो उस समय जाता नहीं था। जी। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, फिर किसी ने बताया कि रिजल्ट 12 का निकल चुका है, 3 दिन पहले निकल गया। मैंने पिताजी से बात किया तो बोले कैसे होगा, अब 3 दिन पहले का अखबार कहाँ से मिले। तो हमारे बगल में ही एक ग्वाला थे, यादव जी, वो सुबह दूध बेचने शहर जाते थे और शाम को बेच के साइकिल से आते थे। उनको पिताजी ने बोला बेटा ऐसे ऐसे एक अखबार चाहिए, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना। तो वो गए, शाम को अंधेरे में 7-8 बजे करीब लौट के आए यादव जी, साइकिल के कैरियर में मुड़ा तुड़ा एक अखबार बांध के। अखबार फैलाया गया, लालटेन लाकर, लालटेन से ही हम लोग पढ़ा करते थे उस समय। अब उसमें नंबर ढूंढा जाने लगा। हमारे कॉलेज का नाम तो था और कॉलेज के नीचे प्रथम श्रेणी थी ही नहीं, द्वितीय श्रेणी में कुछ रोल नंबर थे, मेरा रोल नंबर ही नहीं था। तृतीय श्रेणी देखा गया, उसमें मेरा नंबर नहीं, और ये हुआ कि मैं फेल हो गया। अब मैं रोना शुरू किया, पिताजी समझाते रहे, रोते 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 रात भर मैं सो नहीं पाया। पिताजी रात भर समय उठ के, बेटा देखो तुमने मेहनत की है, जो नॉलेज तुम्हें एक्वायर किया है वो ज्ञान तुम्हारे अंदर है जी। तुम पास हुए नहीं हुए इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो नॉलेज तुम्हारे अंदर है, और वो नॉलेज अगर अंदर है तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा, काम आएगी। इसलिए चिंता मत करो, फिर कोशिश करना। लेकिन मुझे तो मास्टर बनना था, और मास्टर बनने के लिए हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाना था जी। और यहाँ तो मैं फेल हो गया। और बड़ी दिक्कत, बताओ मेरी ज़िंदगी में शायद वो टाइम सबसे टफ टाइम था। और 2 दिन बीत गए, सुबह हुआ फिर वही अखबार फैलाया गया, एक बड़े से पत्थर पे फैलाते थे, बैठते थे हम लोग, फिर देखा गया, फिर नंबर नहीं, फिर रोना धोना, फिर पिताजी का समझाना। लेकिन एक पिताजी वो कहते, उनका ही हमें समझ में आता था कि भाई ठीक है, नॉलेज है, कहीं न कहीं निकलेगा, लेकिन मैं मास्टर तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जो मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल साहब हमें बता दिए थे कि अगर मास्टर बनना है तो सब क्लास में फर्स्ट आना है, और ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर तुम्हें बताऊं, ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है। तो पिताजी बोलते रहते थे, तुम बेटा घबराओ नहीं, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ राही, तुम्हें चीज़ें मिल के रहेंगी। अब तुम्हें, अब पिताजी के, हालांकि जो इलाहाबाद वाला केस पिताजी का था माँ को लेके, तो कभी कभी हम लोग के मन में आता था यार पिताजी जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन फिर मन में आता यार कैसे हो जाएगा। तुम्हें बताऊं, बड़ा ताज्जुब की बात है, 3 दिन बाद मैं उस न्यूज़पेपर को फिर ले करके ऐसे बैठ करके थोड़ा मोड़ा पेपर देख रहा था। तो एक हमारे चाचा के लड़के हैं, वो गन्ना चूसते हुए आए, और उनको देख करके मैं जल्दी से पेपर को मैं अपने पैरों के नीचे दबा के बैठ गया कि नहीं कहेंगे तुम लगे हो अभी फेल हो गए और देखते जा रहे हो। वो देख गए, फिर खोज लिया, कहा क्या हुआ अभी इसका, वो तुम छोड़े नहीं। और मेरी हालत ये थी जैसे सुनते हैं बदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ती, चिपकाए फिरती है, उसी तरह मैं उस पेपर को लेके चिपकाया रहता था, जानते हुए कि मैं फेल हो गया हूँ। इसके बाद वो जो चाचा महोदय के लड़के थे, चाचा जी के चचेरे भाई थे, गन्ना वन्ना रख के वो उन्होंने फिर पेपर खोला, और पेपर खोल के और सडनली वो बोलते हैं कि हे तबा, ये गांव की भाषा है, हे तबा, तो मतलब था ये तो है। तो मैं क्या बोला, अरे नहीं नहीं ये तो है। तो हमने कहा क्या है, कहाँ ये तुम्हारा नंबर तो है। मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, पेपर वो पहला वाला है, और तुम ताजुब करोगी, ज़िंदगी का एक बड़ा अजीब सा अनुभव। अब तो और महसूस होता है कि क्या हो गया था। बाद में उस पर हुआ क्या था कि न्यूज़पेपर में कॉलेज का नाम लिखा जाता था नीचे श्रेणी, और उस कॉलेज के नाम वाली लाइन में ही माता प्रसाद माता विवेक इंटर कॉलेज मिर्ज़ापुर प्रथम श्रेणी फलाना नंबर। अच्छा। वो उसी हेडलाइन में ही और एक ही नंबर। बाद में जब ध्यान से अब सोचो कि 3 दिन तक और दिन रात रोते रहो, मान के कि मैं फेल हो गया हूँ,
और सडनली जाके पता चला कि नहीं, मैं पास हुआ हूँ और प्रथम श्रेणी में अकेले पास हुआ हूँ। जी। तो पिताजी हमें देख करके आए और मुस्कुराने लगे, बोले मिल गया। तो मैं बड़े आश्चर्यजनक ढंग से पिताजी के चेहरे की ओर देखने लगा। देखो, पता नहीं, हमें लगता था कि कैसे हो गया ये, एक आत्मविश्वास हमेशा। तो मेरा सबसे बड़ा संदेश क्या है कि भागो मत। मैं, हाँ, अब जैसे स्टूडेंट हैं, उनको सीधे ये है कि उनको पढ़ाई के सिवा क्या काम है, केवल पढ़ना ही है ना। आज के पेरेंट्स हैं बेचारे, वो कोई काम नहीं देते, कोई जिम्मेदारी नहीं देते जी। तो बच्चों को होना चाहिए पूरी ताकत लगा दो। हाँ, हो न मत हो, हाँ। फल तो छोड़ दो, लेकिन एक बड़ा सिंपल था, अगर तुम जान लगा ही दोगे तो चीज़ें निकल जाएंगी। देखो, ठीक है, तुमने पूरी ताकत लगाई, 100% नहीं मिला जी, 70% ही मिला, लेकिन 70% तो मिला ना जी जी। तुम्हें। तो सबसे बड़ी चीज़ आज के बच्चों का मेरा ये होगा संदेश कि देखो, शॉर्टकट, आप मान लो शॉर्टकट करके छोटी मोटी सर्विस पा गए, 10,000 15,000 12,000 की सर्विस महीने मिलने लगी, क्या करोगे? जब तक उम्र हो, एज की सीमा हो, जो भी आप बनना चाह रहे हो, अगर आप तक उम्र की सीमा है पूरी, तुम्हें ताजुब होगा, मैं 1976 में 4 फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल, इंटर, BA, MA फर्स्ट पोजीशन लेके था, लेकिन मुझे सर्विस मिली 82 में। 80 का एग्ज़ाम दिया मैंने सिविल सर्विसेज का और ज्वाइन 82 में किया। 76 से 80 to 6 साल हुए। 4 फर्स्ट क्लास पाके भी मैं 6 साल बाद सर्विस पाया। तो और दूसरा हमारा तरीका ये है, जैसे मैं छुट्टियों में जब तक हॉस्टल में रहता था तब तक माइंड में टेम्पो होता था, सब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक फील किया है, जब मैं गांव में जाता था छुट्टियों में, मुश्किल हो जाता था। लोग मिलते थे, अरे भैया कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, हाँ। बाबा का पैसा कब तक बर्बाद करोगे। तो बाबा की तरफ से तो कभी हताशा नहीं आई, वो समझाते रहते, बेटा तुम चिंता नहीं करो, जो चाह रहे हो मिलेगी। तो मैंने ये फील किया है कि इसलिए गांव में जाके जो निगेटिविटी या निगेटिव टाइप के लोग हों, आपको बचना पड़ेगा। नहीं तो अगर फेलियर 1-2 बार आपको मिल गई और निगेटिव वाले मिल गए तो बड़ा मुश्किल है संभालना। इसलिए आपको अपने को पॉजिटिव भी बनाए रखना है और मेहनत करने ना, मेहनत रंग लाती ही है जी। और इसीलिए इस बुक में है कि चलिए चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। कीप ऑन गोइंग, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, वन हु टायर्स एंड स्टॉप्स कैन नेवर रीच द डेस्टिनेशन। ये बुक का संदेश है। तो मेरा यही संदेश है बच्चों को कि उनको 3 साल 4 साल तक हमें केवल अपना पढ़ना है, परीक्षाएं देना है, बाकी सोचना ही नहीं है। और मेहनत करते करते आपका नॉलेज अकुमुलेट होते 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 वो एक जगह पे निकलेगा। पहले चांस में नहीं हुआ, दूसरे चांस में नहीं हुआ, तीसरे चांस में नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो आप पढ़ते जा रहे हो, नॉलेज इकट्ठा होता जा रहा है। आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि वहाँ पे आप चीज़ें निकलेंगी और आप वो लेके रहोगे जो आप सोच रहे हो। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि परेशानियों से घबराने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। यदि नहीं कुछ होता है तो पूरा संसार अभी बाकी है। बिल्कुल। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं और ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उपयोग में आएंगी। तो आजकल के छात्रों को इस तरह शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए और थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए और पेरेंट्स को भी हमेशा दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक प्रोत्साहित करते रहते थे, कोई बात नहीं है बेटा, इस तरह का माहौल हमें पेरेंट्स की तरफ से भी होना चाहिए। और हमें भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा हमें अपने आप पे एक, जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं, उसमें आस्था रखनी चाहिए। और इन सभी को करते हुए आप थोड़ा मेडिटेशन या अच्छे लोगों से बात कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो ये सब को यदि हम करते हैं तो इन अवसादों से मुझे लगता है दूर रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं पॉजिटिविटी मन में बनाए रखना मुश्किल होता है। देखिए, जब आप असफल होते हैं जी, तो ठीक है, परेशान होना लाजिमी है। हाँ। लेकिन एक टाइम तक 4 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद आप उसको भूलो।
और आगे के लिए चीज़ें को निकलो, आगे बढ़े, निकलो। और ये पक्का है, आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, चीज़ें हो के रहेंगी जी। कोई भी। हाँ, तुमने देखा होगा कि इस बुक में प्रस्तावना में ही मैंने लिखा है कि ये बुक किन लोगों के लिए नहीं है। उसमें 4-5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है जो ये मान लिए हैं ज़िंदगी में कि सोर्स और घूस के बिना हो कुछ होगा ही नहीं, उन लोगों के लिए बुक नहीं है जी। जो हार चुके हैं उन लोगों के लिए बुक नहीं है। मेरे कहने का मतलब जिनके अंदर मेहनत करने की जरा भी चिंगारी है वो इस बुक को पढ़ेंगे, और इस बुक के पढ़ने से मुझे पूरा विश्वास है कि उस चिंगारी को एक दहक मिलेगी और वो चीज़ें वो कर लेंगे। तो इसीलिए तुम्हें मैं बताना चाहूँगा कि इस बुक में मैं फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे तमाम बार लिख चुका हूँ कि जो बच्चा इस बुक को पढ़ना चाहे खरीद के पढ़े। अगर उसको जरा लगता जरा भी दिक्कत है वो मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ मुझे भेजे। मैं अमेजन के थ्रू किसी भी सोर्सेस से उसके घर पर इस बुक को डिलीवर कराऊंगा। और मैंने 10 बुक ऐसा किया भी है, गांव में भेजा है। क्योंकि मेरा जो बच्चे हमें आते थे दिल्ली में, तो जब उनकी बातें मैं सुनता था तो मैं बहुत कुछ उनसे कहना चाहता था, लेकिन अब सब बच्चों से सब कुछ कह पाना मुश्किल है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद मेरे मन में आई कि क्यों न जो चीज़ हम अपने क्षेत्र के या बच्चों को या अभिभावकों को भी हम जो कहना चाह रहे हैं वो कैसे कहें। तब मेरे मन में विचार आया, और उस समय कोरोना का पीरियड था। अच्छा। काम करने वाली बाई ये सब मेड भी नहीं आती थी, मैं झाड़ू पोछा भी लगाता था, वाइफ के साथ मिल के घर के काम भी करता था, और बीच बीच में इन चीज़ों को लिखता जाता था। और मुझे जब ये बुक हो गई, लोगों ने पढ़ा, आज मैं इसकी समीक्षा पढ़ता हूँ अमेजन पे या जहाँ से बुक बिकती है, तो उन समीक्षा को पढ़ करके मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। और मैंने बुक में लिखा है कि इस बुक को पढ़कर एक बच्चे के अंदर भी अगर उसमें जो चिंगारी है, अगर उसको दहक मिली और उसके मन में आया और कुछ कर गया तो मेरा प्रयास सफल हुआ। तो बच्चों का भैया फाइनल यही मेरा कहना है, ज़िंदगी में हारो मत, मेहनत करो करो करो, और अल्टीमेट चीज़ें होगी जो आप चाह रहे हो के रहेगा। तो इसीलिए इसमें सारी, और देखो जब मैं आज सोचता हूँ अपनी यात्रा, पैणापुर मेरा गांव है गंगा के से थोड़ी दूर पर, पैणापुर से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली, और दिल्ली से मैं कैलिफोर्निया भी हो आया। मेरा बड़ा बच्चा और उसकी वाइफ कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में सेटल्ड हैं, उनके यहाँ भी हो आया। तो जब मैं अपनी यात्रा सोचता हूँ तो गांव में मिट्टी की गाड़ी पर भी हम लोग बना करके चला करते थे। मिट्टी की गाड़ी है, बैलगाड़ी पे मैं बैठा हूँ, अपना फसल काट के उस पर ले आया हूँ, साइकिल पे बैठा हूँ, रिक्शे पे बैठा हूँ, स्कूटर पे बैठा हूँ, गाड़ी चलाया हूँ, एरोप्लेन यात्रा किया हूँ। तो मुझे लगता है कि मिडिल स्कूल में टीचर होने की चीज़ें, लेकिन तुम्हें बताऊँ लगता है कि ज़िंदगी में कभी कभी कोई सी ऐसी चीज़ का होना ज़रूरी है जो आपके अंदर चिंगारी का काम करे। मेरे अंदर चिंगारी का काम मुर्गा बना के कुकड़ों को बुलवाना ही था, जो मेरे अंदर बना के हमें बस ये चीज़ करना है। धीरे धीरे समझ बढ़ती है, आपको लगता है तुमने देखा हुआ इस बुक में कि गोल पोस्ट में फिक्स करता गया हूँ, मिडिल में होना है, इंटर में होना है। धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, गोल पोस्ट बढ़ते गए, और भगवान की इच्छा से आज मैं काफ़ी, और ज़िंदगी से मैं सामान्य सी बात है कि अगर आप मिडिल स्कूल में टीचर होना चाहते हैं, आप टीचर भी हो गए, सब कुछ हो गए, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो मैं ज़िंदगी से मोर देन सेटिस्फाइड। और पिताजी ने जो संस्कार दिया, मैंने कोशिश किया बच्चों पर भी डालने का। बच्चे भी हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। तो अभी और क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखो होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद दो चीज़ें बहुत ज़रूर है। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए और मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए। अक्सर फिजिकल एक्सरसाइज पे जोर देते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, विटामिन लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अक्सर भूल जाया जाती है, मेंटल एक्सरसाइज।
माइंड कभी भी अगर एक्सरसाइज नहीं होगा तो मेंटल एक्सरसाइज यही सब चीज़ें हैं। अब जैसे बुक लेने की चीज़ें आई और बुक लिखने के बाद एक बड़ा सेटिस्फेक्शन आया जी। दूसरा कोरोना का पीरियड आया जी। और उस वाले पीरियड में फिर मेरे मन में आया कि अब क्या करें। तो मेरे खून में, इंस्टिंक्ट में, ब्लड में नहीं है म्यूजिक एक्सेट्रा, कभी मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे मन में आया कि यार क्यों नहीं एक नई चीज़ शुरू करें। और तुम्हें बताऊं, एक दिन सडनली मैंने कहा कि मैं तबला बजा नहीं सकता, कथक डांस कर नहीं सकता, तो क्या करें। फिर मेरे मन में आया कि कोई ऐसा चीज़ इंस्ट्रूमेंट लें और मेरे मन में आया कीबोर्ड। अच्छा। और चुपचाप मैंने अमेजन पे कीबोर्ड ऑर्डर कर दिया एक। जी जी। 13-14 हज़ार का एक कीबोर्ड आ गया। और जब आने के बाद फिर मैं सोचने लगा कि मैं इसका क्या करूं। और कोरोना का पीरियड था सारा। फिर मैंने ऑनलाइन देखा कोई सिखा सकता है क्या, कोई सेंटर ज्वाइन कर लूं, पॉसिबल ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि लग नहीं रहा है कि इसके मेरे बस का है, तो मैं किसी बच्चे को या किसी स्कूल में कोई सीख रहा हो उसको दे दूं। फिर पिताजी की चीज़ें याद आ गई कि वो एक बहुत फेमस श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, चोत्तम जना न परित्यजन्ति। है कि जो निम्न श्रेणी के पुरुष हैं, प्रारभ्यते न खलु, वो प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब विघ्न आ जाता है तो छोड़ देते हैं। दूसरी लाइन है, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बार बार विघ्नों के पड़ने पर भी प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं नहीं छोड़ते। मैंने कहा मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं अब कुछ करूंगा। और भगवान की इच्छा से एक हमारे फ्रेंड मिल गए, 35 किलोमीटर दूर रहते हैं। उन्हें कहा कि यार मुझे कुछ हारमोनियम का आइडिया है। अब हम हर सैटरडे को 1 घंटे फ़ोन पर मैं उनसे सीखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और भगवान के, और एक लाइन 1 घंटे में 1 लाइन वो बताते हैं, मैं नोट करता हूँ, हफ्ते भर प्रैक्टिस करता हूँ। और आज मैं 15-16 गाने बढ़िया बजाता हूँ, लोगों ने बड़ा किया। तो इसका गाना सीख लेना मकसद नहीं है। जी जी जी। मैंने देखा इसमें माइंड का एक्सरसाइज है। 1 घंटे जब वो और हम दोनों सीखते हैं तो 1 घंटे में ही 1 घंटे, वो भी कहते हैं कि यार 1 घंटे के बाद लगता है कि कितना माइंड में कितनी जो है फ्रेश फीलिंग, और लगता है कि 1 घंटे हम लोग क्या किए। तो रिटायरमेंट के बाद माइंड का, अब वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो अपने इंटरेस्ट से कर लीजिए। तो आजकल मैं बजाता हूँ, सुबह सुबह उठने के बाद आधे घंटे में गाने ट्राई करता हूँ, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। हाँ? जनता जो रिटायरमेंट का जिनका टाइम आ गया है, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि मतलब अपने आप को व्यस्त रखिए। बिल्कुल। जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बचपन में या जवानी में सीखना चाह रहे थे या किसी भी कारण से नहीं सीख पाए, उसको आप सीख सकते हैं और दोहरा सकते हैं। और जिंदगी में शारीरिक और मानसिक, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि मानसिकता पर भी जोर देना बहुत जरूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हम उतने जागरूक नहीं हैं जितने शारीरिक के हो रहे हैं। तो हमें दोनों को बैलेंस बनाकर जीवन को सफल बनाना है, यही सर का उद्देश्य है। सर आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रेरणा। छात्रों से लेकर अभिभावकों और जो रिटायरमेंट जिनका हो रहा है, होने वाला है, उनको भी आपसे काफी जानकारियां मिली। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। तुमने अवसर दिया मुझे अपने मन की बातों का कहने का, और इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।